हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज आपके लेके आ रहा हूं मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th के एमसीक्यू। आज इसी क्रम में यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 है। यहाँ पर हम जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, किसी निश्चित क्षेत्र एवं समय में निवास करने वाले मानवों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। सेकंड, एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय में जो निवास करने वाले मानवों की कुल संख्या होती है उसको जनसंख्या कहते हैं। वहीं जब किसी सरकार के द्वारा या किसी राज्य के द्वारा जब प्रॉपर रूप से आधिकारिक गणना करवाई जाती है उसको जनगणना कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले विश्व में जो आपकी पहली आधुनिक जनगणना हुई है वो 1749 में स्वीडन में हुई है। भारत में आपके यहाँ जो है 10 की जनगणना पद्धति है, यानी हर 10 साल में हमारे यहाँ जनगणना होती है। और ये 10 की जनगणना पद्धति की जो रिवाज है ये 1790 से अमेरिका से स्टार्ट हुई है। यानी अमेरिका में 10 की जनगणना करने की रिवाज स्टार्ट हुई थी, हर 10 साल पर जनगणना करने की। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है आपका सी वाला, पहले का सी, 1 और 2 दोनों। दूसरा प्रश्न है अब आपका, भारत में जनगणना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड लुटियन के कार्यकाल में हुई थी। सेकंड, 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से इसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाने लगा, जो आज भी जारी है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ 1872 है ये बिल्कुल सही है कि भारत में सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, लेकिन लॉर्ड लुटियन के काल में नहीं हुई थी बल्कि लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। देखिए लॉर्ड मेयो का जो समय रहा है वो 1869 से लेकर 72 का रहा है, और वहीं जो लॉर्ड लुटियन है इनका जो समय रहा है वो रहा है 1876 से लेकर 80 के बीच में रहा है। 1876 से लेकर 1876 से लेकर 80 के बीच में इनका समय रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई है, ना कि लुटियन के कार्यकाल में। वहीं 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से इसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाने लगा। देखिए पहली जो जनगणना हमारे भारत में हुई थी वो प्रॉपर नहीं थी, यानी संपूर्ण जनगणना नहीं थी, कुछ कुछ प्रांतों में हो गई थी, और प्रांतों में भी जो आपके नगर वगैरह थे उनमें हुई थी, प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। लेकिन 1881 से प्रॉपर तरीके से जनगणना हुई है और पूरे भारत की जनता को यहाँ पे काउंट किया गया है। जितने भी ब्रिटिश सरकार के अधीन या ब्रिटिश सरकार की जो भी रियासतें आ रही थी, जो यानी जिन पर उनका आधिपत्य था, उन सब में प्रॉपर जनगणना हुई है। तो ये 1881 से स्टार्ट हुई है और यहीं से हमारी 10 की जनगणना पद्धति अप्लाई हो गई है। अब तक भारत में आपकी 15 जनगणना हो चुकी हैं। और देखिए यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूँगा मैं, आज का चैप्टर जो पूरा डिपेंड रहेगा वो 2011 के सेंसस पर डिपेंड रहेगा, क्योंकि अभी तक 2021 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से सरकार नई जनगणना नहीं करवा सकी है, और इस वजह से आप देखेंगे कि दो आपकी 10 की जनगणना के आंकड़े, नवीन आंकड़े हैं, वो नहीं आ पाए हैं। हो सकता है वो 2-3 साल बाद आ पाएँ। तो अब तक के लिए हमारी जो जनगणना के आंकड़े चल रहे हैं वो 2011 वाली चल रहे हैं, और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2011 वाली से ही अभी पूछे जाएंगे। जैसे ही नवीनतम आंकड़े आ जाएंगे वैसे ही मैं आपका ये वाला वीडियो हटाकर नवीनतम आंकड़ों से संबंधित वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आपको इसी वीडियो से कवर करना पड़ेगा। ये मैं पहले बता दे रहा हूं कि आपका जो पूरा वीडियो रहने वाला है वो 2011 के सेंसस से रहने वाला है। तो हमारे देश में 15-10 की जनगणना हो चुकी हैं 2011 तक की। आज़ादी के बाद यानी आपको 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ है उससे अगर हम काउंट करें तो ये 7वीं जनगणना है 2011 वाली। तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर है सेकंड का बी, केवल सेकंड। तीसरा प्रश्न है अब आपका, जनगणना से हमें किन किन बातों का पता चलता है। पहला है, जनसंख्या के आकार एवं वितरण का, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया का, जनसंख्या के गुण या विशेषताओं का। देखिए जब जनगणना होती है तो जनगणना होने से हमें क्या होता है, जनसंख्या के आकार और वितरण का पता चलता है कि भाई शहरी जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये सब पता चलता है। इसके अलावा जनसंख्या की वृद्धि कितनी है, 10 की वृद्धि कितनी है, जो वार्षिक वृद्धि है वो कितनी है, परिवर्तन कितना हो रहा है जनसंख्या में, कि महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ये सब भी हमें पता चलता है। इसके अलावा जनसंख्या के गुण या विशेषताएं पता चलती हैं, यानी उनकी उम्र कितनी है,
लिंगानुपात क्या है, साक्षरता स्तर क्या है, व्यवसायिक संरचना कैसी है, तो ये सब बातें हमें ये भी पता चलती हैं। तो यानी ये सभी चीज़ें हमें जनगणना से पता चलती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसरे का डी वाला, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है अब आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व की जनसंख्या में कितने प्रतिशत योगदान है? 17.5%, 27.2%, 10.8%, 12.4%। देखिए आपको पता ही होगा कि हमारे देश की जो जनसंख्या है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ जनसंख्या वाला हमारा देश है और विश्व में हमारा सेकंड स्थान है। पहले नंबर पर आपका चाइना आ जाता है और सेकंड नंबर पर आपका जो भारत आ जाता है। तो हमारा जो है विश्व की कुल जनसंख्या में हमारा 17.5% का योगदान है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का ए। पांचवा प्रश्न है अब आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या लगभग जो है 20 करोड़ के लगभग है और ये देश की 16% जनसंख्या है। यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा जो है निवास करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का डी वाला। छठवां प्रश्न है अब आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। देखिए बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है। और राजस्थान की अगर आबादी की बात करें तो राजस्थान की जो आबादी है वो भारत की कुल जनसंख्या का मात्र केवल 5.5% है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का सी वाला। सातवां प्रश्न है अब आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही का मतलब क्या है? घटता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये क्रम आपको बताना है। ये बात तो हम पहले ही जान चुके हैं कि यूपी जो है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि सही क्रम क्या है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। देखिए आपका सही क्रम जो है ये है बी वाला है। यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य आपका यूपी है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है, फिर बिहार आ जाता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, फिर आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। और ये पांचों राज्य जो हैं, यानी कि ये जो आपके 5 राज्य आप देख रहे हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्रा, ये पांचों राज्य जो हैं आपके देश की लगभग इनमें आधी आबादी यहाँ पे निवास करती है इन 5 राज्यों में। ये फैक्ट की बात है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सातवें का बी वाला। आठवां प्रश्न है अब आपका, घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सेकंड, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगला है देश में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक घनत्व वाला और मिजोरम सबसे कम घनत्व वाला जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। देखिए जो आपका प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोग होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से जो 1 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है इसमें जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं तो उनका जो घनत्व है उसको जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। तो यहाँ पे पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तीसरा वाला कथन गलत है। देखिए देश में हमारे यहाँ सर्वाधिक घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है और बिहार का जो घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी वाली किताब है अगर आप उस किताब में देखेंगे तो वहां पर 1102 बताया गया है, जबकि ये आंकड़ा गलत है। अगर आप कोई स्टैंडर्ड किताब उठाकर देखेंगे या गवर्नमेंट का जो सेंसस वाली साइड है वहां पर जाकर देखेंगे तो वहां पर यही बताया गया है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि आपकी एनसीईआरटी वाली किताब में गलत आंकड़ा दिया हुआ है। ये बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं। इसके अलावा सबसे कम जो जनघनत्व वाला राज्य है वो मिजोरम नहीं है बल्कि आपका अरुणाचल है। अरुणाचल का घनत्व यहाँ पर सबसे ज्यादा कम है। अरुणाचल का घनत्व अगर बात करें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का जो घनत्व है वो 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 52 व्यक्ति आपके किस में है? मिजोरम में है। तो यहां पर आपका पहला दूसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1 और 2। 9वां प्रश्न है अब आपका यहां पर, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश।
देखिए भारत का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, इसका जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। इसका जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपका सही आंसर है 9वें का डी वाला। 10वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में कहा गया है उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। कारण बताया गया है यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन बताया गया है ये बिल्कुल सही है कि उत्तरी मैदान का जो भाग है, क्योंकि मैदानी भागों में क्या है, एक तो नदियां हैं, नदियों के द्वारा जो उपजाऊ मैदान बनाया गया है, तो कृषि कार्य की वजह से वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही है। उसी तरह से दक्षिण में जो केरल का राज्य है वहां पर भी यही सेम सिचुएशन है, तो उस वजह से दक्षिण में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व केरल में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो कथन यहाँ पर सही है। दोनों जगह का रीजन ये है कि दोनों जगह पर ही समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी है, इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और ये सभी जो रीजन है खेती करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। तो 10वें का आंसर है ए वाला। अब देखिए एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा। अभी मैंने बताया था कि बिहार का जो घनत्व है, तो घनत्व बिहार का कितना बताया था मैंने? 1106 बताया था। जबकि वेस्ट बंगाल का जो घनत्व है वो बिहार से कम है, यानी कि बिहार के बाद अगला नंबर आ जाता है वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल का जो घनत्व आ जाता है वो आ जाता है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है केरल का। केरल का जो घनत्व है वो है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि पहले नंबर पर आपका घनत्व में बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पर आपका केरल है। तो यहां पर सही आंसर है आपका 10वें का ए वाला। 11वां प्रश्न है अब आपका, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि है, दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रस्तुत परिवर्तन के द्वारा। देखिए यहाँ पर बात की जाए पहले स्टेटमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जनसंख्या वृद्धि का जो अर्थ होता है वो होता है किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन आता है। जैसे मान लीजिए 10 साल का समय है और 10 साल के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन है उसको जनसंख्या वृद्धि के रूप में, यानी कि हो सकता है पॉजिटिव भी हो या फिर नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव तब होगी जब मान लीजिए 100 करोड़ जनसंख्या है 10 साल पहले और अब ये 110 करोड़ हो जाए तो पॉजिटिव है, और मान लीजिए 100 की जगह अब ये 95 रह जाए तो नेगेटिव में जाएगी। इसी प्रकार से ये जो जनसंख्या वृद्धि है ये दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला सापेक्ष वृद्धि में करते हैं और दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रस्तुत परिवर्तन के द्वारा, जिसको वार्षिक वृद्धि दर के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर एक और दो कथन दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका सी, एक और दो दोनों। 12वां प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न आपका अभ्यास प्रश्नावली से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। देखिए यहां पे पूछा गया जनसंख्या वृद्धि का परिणाम, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या निकल कर आ रहा है। तो प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में जो होने वाली वृद्धि है ये वास्तव में क्या है? जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है, जबकि बाद बाकी स्टेटमेंट कोई भी जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 12वें का बी वाला। 13वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। सेकंड, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। अगला है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अगला है भारत में हमेशा मृत्यु दर जन्म दर से अधिक रही है। देखिए पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि बोला जाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसको जन्म दर के रूप में काउंट किया जाता है। और भारत की अगर बात करें तो भारत के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में हमेशा मृत्यु दर जन्म दर से अधिक रही है, ये गलत है। भारत में हमेशा जन्म दर, यानी भारत में मृत्यु दर अधिक नहीं रही है, बल्कि भारत में जन्म दर अधिक रही है और मृत्यु दर कम रही है। यही कारण है कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसी तरह से आप देखेंगे कि एक वर्ष में प्रति 1000
व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या है, इसको मृत्यु दर कहा जाता है। भारत में आप ये देखेंगे कि भारत में जो स्वास्थ्य सुधार या फिर तमाम जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट किए गए हैं, इससे जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार आया है और इस वजह से हमारे देश में मृत्यु दर में तेज गिरावट आई है और जन्म दर हमारे यहाँ पहले से ही अत्यधिक है। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आपका गलत वाला जो कथन है वो है डी वाला, तो आंसर है 13 का डी। 14वां प्रश्न है अब आपका, प्रवास के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। अगला है भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभिकर्षण यानी पुल कारक प्रभावी होते हैं। अगला है भारत में नगर का अपकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। देखिए, बात की जाए प्रवास की तो जनसंख्या वृद्धि का एक घटक प्रवास भी है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं, तो ये आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्रवास जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इंटरनल का मतलब क्या है, आंतरिक, यानी कि जो प्रवास देश की भीतरी सीमाओं के भीतर होता है उसको इंटरनल या फिर आंतरिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूपी का व्यक्ति है या बिहार का व्यक्ति है, वो काम की तलाश में गुजरात चला जाए, महाराष्ट्र चला जाए या देश के किसी अन्य राज्य में चला जाए, तो ये आपका आंतरिक प्रवास कहलाएगा। वहीं मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति है, वो काम करने के लिए यूएसए, सऊदी अरेबिया या रसिया, किसी भी दुनिया के किसी भी दूसरे देश में चला जाए, वो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। तो ये दो प्रकार का होता है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, भारत में अगर हम प्रवास की बात करें तो भारत में प्रवास होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्रामीण परिवेश है, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पर संसाधनों का अभाव है, यानी वहाँ पे संसाधन नहीं है, अवसर नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है। इसके अलावा जो व्यक्ति को आजीविका प्रदान करने वाले जो भी उपक्रम होते हैं वो भी नहीं है। शहर जो है, शहरों में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, अच्छा जीवन स्तर भी है और रोजगार के साधन भी हैं, आजीविका कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो लोग क्या है, गांव से पलायन करके शहरों की ओर उन्मुख हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि अगर हम शहर पहुंच जाएंगे तो हम अपना पेट भर पाएंगे, अपनी आजीविका चला पाएंगे और कहीं ना कहीं रोजगार के दम पर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है जिस वजह से ग्रामीण भारत से आपके शहरों की ओर लगातार पलायन हो रहा है और शहरी जनसंख्या जो है लगातार हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। तो आप ये देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे में पुश का काम कर रहे हैं। पुश का मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से धकेला जा रहा है लोगों को कि आप जाओ, आप यहाँ से निकलो, बाहर गांव से बाहर निकलो, शहरों की ओर जाओ, शहर की ओर जाओगे तो ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्र पुश फैक्टर का काम कर रहे हैं, अपकर्षण का काम कर रहे हैं। वहीं नगर किसका काम कर रहे हैं, नगर पुल का काम कर रहे हैं, यानी नगर की जो आप देख रहे हैं, नगर का जो संसाधन है, नगर के तमाम जो सोर्सेस हैं, यानी आजीविका कमाने के साधन वगैरह हैं या फिर अच्छे जीवन स्तर के सोर्सेस हैं, तो उनकी चाह में नगर जो है लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नगर किसका, पुल का समर्थन कर रहे हैं, यानी नगर में पुल फैक्टर आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड और थर्ड कथन जो है दोनों ही गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभिकर्षण नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों से पुश हो रहा है, लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, अपकर्षण हो रहा है। जबकि नगरों में रोजगार है अच्छा खासा, अच्छा जीवन स्तर है, तो नगर क्या लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, यानी अब जो अभिकर्षण फैक्टर है वो नगरों के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट में ये बात उलट कर लिखी गई है, इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है, केवल 2 और 3 कथन असत्य है, तो आंसर है 14 का सी। 15वां प्रश्न है अब आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरीय जनसंख्या थी? 28.20%, 35.50%, 31.80% या 25.60%? देखिए, अगर हम बात करें 90-50 की, तो 1951 में जो भारत की कुल जनसंख्या का 17.29% आपके नगरों में रहता था। लेकिन 2011 की बात करें तो 2011 में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। अब भारत की कुल जनसंख्या क्या 31.80% जो है किसमें, शहरों में निवास करता है, ये सिटी में लोग रहते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का सी वाला। 16वां प्रश्न है अब आपका, जनसंख्या की आयु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सत्य हैं? बच्चों की एज बताई गई सामान्यतः 15 वर्ष से कम, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं। अगला है वयस्क 15 से 59 वर्ष, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। अगला है वृद्ध 59 वर्ष से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो आपके बच्चे होते हैं, यानी 15 साल से कम के जो बच्चे हैं, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं। इनको भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये देश के भविष्य का संसाधन है, यानी कि ये देश के भावी संसाधन बोले जाते हैं। भाई अगर मान लीजिए ये बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश की तरक्की में सहायक होंगे, और ये इनकी जो स्वास्थ्य पर, इनकी शिक्षा के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, ये देश की तरक्की में बाधक भी बन सकते हैं। तो इस वजह से इनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, ये उत्पादनशील नहीं है। अब देखिए वयस्क वर्ग का यहाँ पर जो एज दिखा गया है वो 15 से 59 वर्ष दिखा गया है, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी वाली जो बुक्स हैं वो अभी भी उनमें बहुत सारे फैक्ट में संशोधन नहीं किया गया है। आप स्टैंडर्ड इस किताब में उठाकर देखेंगे तो वहां पर जो वर्किंग ग्रुप है वो 15 से 64 दिखाया गया है, 15 से 64 दिखाया गया है, और 64 के बाद वाले जो है वृद्ध में काउंट किए गए हैं। जबकि आपकी जो एनसीईआरटी वाली किताब है उन्हें 15 से 59 ही दिखाया गया है। हालांकि कुछ आपकी एनसीईआरटी किताबें हैं वहां पर 15 से 64 दिखाया गया। वर्किंग जो आपकी पॉपुलेशन है 15 से 64 एज वाली बताई गई है। तो ये जो 15 से 59 या 15 से 64 ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील और जैविक रूप से प्रजननशील है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये लिख क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये बात क्लियर भी कर दी है क्योंकि आपकी जो नई किताबें आ रही हैं, स्टैंडर्ड बुक आ रही हैं, वहां पर आपको सब जगह 15 से 64 ही लिखा मिलेगा। वहीं जो वृद्ध जनसंख्या है यहाँ पे 59 वर्ष से अधिक बताया गया है, जबकि 64 वर्ष से अधिक लिखा होगा। तो ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, यानी इनमें से हो सकता है कुछ लोग काम कर रहे हो अपने स्वेच्छा से, लेकिन इनकी भर्ती वगैरह नहीं की जाती है, इनको गवर्नमेंट नियुक्त नहीं करती है, इनकी प्रॉपर भर्ती नहीं करती है। 64 के बाद अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति सेवा देना चाहे तो वो दे सकता है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही सही हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न है अब आपका, लिंगानुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 946 है। देखिए बात की जाए लिंगानुपात की तो देश में लिंग अनुपात जो है आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है, और इसको प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में यहाँ पे काउंट किया जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए ये जो जानकारी होती है ये किसी दिए गए समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि आप ये देखेंगे भारत में ये समानता नहीं है। भारत में जो महिलाओं की स्थिति है वो पुरुषों की तुलना में कम है। 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें ये निकल कर आया है कि 1000 पुरुषों पर भारत में कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं, यानी 943 महिलाएं हैं, 946 नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। जबकि 1951 की जो आपकी जनसंख्या थी, जनगणना थी, उसके अकॉर्डिंग उस समय 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं थी। आपकी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी है, 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो आपका सेकंड वाला विकल्प जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है आपका 17 का ए, केवल एक। 18वां प्रश्न है अब आपका, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। देखिए भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका केरल है। केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 जो है फीमेल्स हैं। वहीं आपका हरियाणा जो है इसका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 877 फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में 1000 पुरुषों पर 996 आपकी महिलाएं हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्रा में आपके जो है 1000 पुरुषों पर 993 महिलाएं हैं, 993 फीमेल्स हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18वें का बी वाला। 19वां प्रश्न है अब आपका, भारत की साक्षरता दर के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 10 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 84% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है और महिलाओं की 65.46% है। देखिए साक्षरता का मतलब होता है लिखना और पढ़ना। अब आपके मन में आएगा कि क्या कोई व्यक्ति मान लीजिए पढ़ सकता है और वो लिख नहीं सकता, तो क्या साक्षर माना जाएगा? ऐसा व्यक्ति साक्षर नहीं माना जाएगा। आपके देश में 1981 से पहले पैमाना था कि 5 साल से ऊपर का कोई भी
व्यक्ति अगर लिख पढ़ सकता है तो उसको साक्षर माना जाएगा। हालांकि वो 5 वर्ष वाला पैमाना बाद में बदल दिया गया, अब आपका 7 वर्ष वाला है। 2011 की जो जनगणना में जो पैमाना लिया गया है वो 7 वर्ष वाला लिया गया है। यानी 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति है जो किसी भी भाषा में समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसको साक्षर माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उस पैमाने का जो एज लिखा हुआ है 10 वर्ष लिखा हुआ है। 2011 की जनगणना की बात करें तो इसमें हमारे देश का जो लिटरेसी रेट है वो 74% है, 74% है। हालांकि एनसीईआरटी वालों ने यहाँ पर भी कंजूसी की है, उन्होंने 73% लिखा है। एनसीईआरटी में आपका 73% है। तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप लोग कहेंगे सर एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा है, यहाँ कुछ अलग लिखा है। अब दिक्कत मेरी ये है कि मैंने स्टैंडर्ड किताब भी देखी है, गवर्नमेंट के सोर्स है उनको भी देखा है, उसके बाद जो सही है विकल्प है वो मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो आपकी वर्तमान में 74.04 है, मैं केवल 74% लिख रहा हूँ, ठीक है, जबकि आपकी एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है। वहीं आपके यहाँ पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14% है, जबकि आपकी एनसीईआरटी वाले जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं 80.9। आप गवर्नमेंट का जो सोर्स है सेंसस वाला वेबसाइट है उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं, उस पर भी आपकी 82% बताई गई है। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर हमारे यहाँ कितनी है? 65.46। आपके एनसीईआरटी वालों ने यहाँ भी कंजूसी की है, इन्होंने 64.6 दिखाया है। समझ रहे हैं आप? तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी आधा सही है आधा गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश की लिटरेसी रेट 84% बताई है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जबकि ये 74% है। बाद बाकी सारे फैक्ट इसके पीछे के सही हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 कथन दोनों ही असत्य हैं, तो आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों असत्य हैं। 20वां प्रश्न है अब आपका, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? 1950, 1952, 1966, 1974। देखिए, परिवार के आकार को सीमित रखकर कोई व्यक्ति जो है स्वास्थ्य और कल्याण उसका जो है सुधारा जा सकता है। और परिवार मान लीजिए अनलिमिटेड है, तो उसमें जो भी बच्चे होंगे, जो भी उनके माता पिता होंगे, उनका ना तो स्वास्थ्य बेटर होगा और ना ही उन्हें जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाएंगी। तो इस उद्देश्य से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने व्यापक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम जो था वो 1952 में स्टार्ट किया, यानी हम दो हमारे दो वाला नारा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 20 में का बी वाला। 21वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई। इस नीति के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है 2000 में लागू की गई है और ये कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प यानी पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। आपकी जो ये नीति थी तो इसमें 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, ना कि 18 वर्ष, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, इनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा इसमें प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 18 वर्ष लिखा हुआ है, नहीं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की ये व्यवस्था इसमें ये करती है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है 21 का ए, केवल 1। 22वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन करने वाले क्षेत्र में, या प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में? देखिए, प्रवास जो है चाहे तो प्रस्थान वाले क्षेत्र को देख लें या आगमन वाले क्षेत्र को देख लें, दोनों ही जगह वहां की जनसंख्या के वितरण को और संरचना को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो है आपका कहाँ है, ये प्रस्थान बिंदु है और ये वाला हिस्सा जो है आगमन वाला है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके सामने समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 1000 व्यक्ति हैं और यहाँ पर भी आगमन में भी 1000 व्यक्ति हैं। अब यहाँ से कितने 100 व्यक्ति यहाँ पर निकाल दो, इसमें 100 व्यक्ति यहाँ से यहाँ चले गए, तो अब ये कितने हो गए? यहाँ पर आप ये देखेंगे, इसमें जब 100 व्यक्ति जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 1100 हो जाएंगे और यहाँ पर रह जाएंगे 900 रह जाएंगे। यानी आप ये देख रहे हैं यहाँ से प्रस्थान होने पर भी यहाँ की जनसंख्या, इसकी संरचना में प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ की जो संख्या है उसमें भी प्रभाव पड़ रहा है, वितरण भी प्रभावित हो रहा है। वहीं जो आगमन यहाँ पर हो रहा है वहाँ पर भी प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ की संख्या बदल रही है, उनका वितरण जो है वो भी बदल रहा है और उनकी संरचना में भी प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रवास जो है ये प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या में परिवर्तन लेकर आता है। तो यहाँ पर 22 में का आंसर है गा वाला। 23वां प्रश्न है आपका, जनसंख्या में बच्चों का
एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर, अधिक विवाहित जोड़े। देखिए, ज़्यादा बच्चे होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उच्च जन्म दर बनी हुई है, इस वजह से हमारे यहाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है 23 में का वाला। 24वां प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता है, जो किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, जो पढ़ना लिखना एवं अंक गणित तीनों जानता है। देखिए, यहाँ पर आपका सही आंसर है 24 का गा वाला। अभी इसको करके आए हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है गा वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज इसी वीडियो के साथ आपका जो क्लास 9th का ज्योग्राफी है ये समाप्त हो जाता है और हम अब 10th की ज्योग्राफी आपको कवर करवाएंगे। और देखिए, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। इथिक्स के लेक्चर ना ला पाने का रीज़न ये था क्योंकि 2-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। बिजी होने के साथ साथ थोड़ा मेंटली भी मैं डिस्टर्ब था। और इथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप बिल्कुल फ्री माइंड नहीं होंगे, जब तक आप पूरी रिलैक्स माइंड नहीं होंगे, तब तक आप इसको पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि इथिक्स में फैक्ट नहीं है। इथिक्स में ज़्यादातर जो अनुभव है वो व्यवहारिक हैं, और व्यवहारिक होने की वजह से वहाँ पर सोचना पड़ता है कौन से एग्जाम्पल देने हैं, कौन से यानी आपको सिचुएशंस पकड़ानी है, वो सब सोच के देना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा मेरे माइंड पे बर्डन था। बर्डन होने की वजह से मैं वो लेक्चर नहीं ला पा रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में आपको इथिक्स के लेक्चर भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने अनुभव साझा करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है, वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना मत भूलिए। यानी आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, यही रीजन है कि ये वीडियो कई लोगों तक पहुंचने से वंचित हो जा रहा है। तो आप लोग ये करेंगे कि इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।